नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, ये चैनल बनाया है आप सभी लोगों तक मैथमेटिक्स के ज्ञान को, मैथमेटिक्स के नॉलेज को आप तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के सहयोग से हम अपने उद्देश्य में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। आगे भी इसी तरह से सहयोग रखेंगे और सीखते रहेंगे तो हम अपने उद्देश्य में और भी कामयाब होंगे। पटवार परीक्षा की जो वीडियो सीरीज है वो हमने स्टार्ट कर रखी है। उसमें 8 लेसन हमने कर लिए हैं, कुछ टॉपिक्स हमने पढ़े, कुछ क्वेश्चंस हमने देखे। उसी के क्रम में 9वां लेसन जो है उसमें टॉपिक आज हम करेंगे औसत और अनुपात समानुपात। औसत भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अनुपात समानुपात भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोनों छोटे टॉपिक हैं लेकिन महत्वपूर्ण है, इसलिए इन दोनों टॉपिक को हम एक ही वीडियो में आज कवर करेंगे, समझेंगे कि क्या होते हैं, कैसे इनके सूत्र होते हैं, कैसे काम करते हैं। फिर आने वाले वीडियोज़ में इनके उदाहरण भी हम देखेंगे पिछले पेपर से और भी अलग अलग बुक्स से। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को ध्यान से देखिए, फुल आवाज़ में देखिए, लास्ट तक देखिए, और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, तो इसको आप सबको शेयर कीजिए ताकि ज्ञान और बढ़े और आपका ज्ञान भी और बढ़ता जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है औसत, इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज, और अनुपात और समानुपात। ठीक है, यानी कि रेशो। ठीक है, और समानुपात को बोलते हैं इक्वल रेशो। अब सबसे पहले हम देखते हैं औसत। ठीक है, देखिए औसत या एवरेज, औसत या एवरेज क्या होता है? औसत या एवरेज, देखिए ये एक केंद्रीय प्रवृत्ति का मान है। क्या है? ये एक केंद्रीय प्रवृत्ति का मान है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मान क्या होते हैं? आपने नाम सुना होगा, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सारे क्या होते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति के मान होते हैं। इनका मतलब होता है कि ये सारे मान सत्य नहीं होते। ये सारे मान क्या होते? सत्य नहीं होते, लेकिन सत्य के नज़दीक होते हैं। लेकिन क्या होते हैं? सत्य के नज़दीक। अब सत्य नहीं होते, सत्य के नज़दीक होते हैं, ये एक थोड़ी सी बहुत ही गुड बात है जो मैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का जब हम टॉपिक करेंगे आने वाली वीडियोज़ में तब मैं आपको क्लियर बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि औसत एक वैल्यू होती है जो हम बिल्कुल करेक्ट नहीं होती, लेकिन वो करेक्ट के बिल्कुल करीब होती है। ठीक है, अब औसत क्या होती है? जैसे अब मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको लूँ कि आपने सोमवार को अपने दैनिक दिनचर्या में कुछ खर्चा किया, और आपने जितना भी खर्चा किया उनको जोड़ा तो आपने सोमवार को 54 रुपये का खर्चा किया अपने दैनिक ज़रूरतों में, दैनिक सामान लाने में। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं अगले दिन की बात करूं तो मंगलवार को आपने मान लो 46 रुपये का खर्चा किया। मंगलवार को आपने कितने रुपये का खर्चा किया? 46 का। इसी तरह से अगर मैं बुधवार की बात करूँ तो बुधवार को सपोज़ आपने 52 रुपये का खर्चा किया, और यदि मैं गुरुवार की बात करूँ तो गुरुवार को सपोज़ आपने 48 रुपये का खर्चा किया, और शुक्रवार की बात करूं तो शुक्रवार को सपोज कीजिए आपने 49 रुपये का खर्चा किया, और अगर शनिवार की बात करूं तो मान लो आपने 51 रुपये का खर्चा किया। ठीक है, ये आपने पूरे हफ्ते में कुछ खर्चे किए। अब आपको क्या है कि डेली आपको ज़रूरत जो है रुपयों की खर्च करने के लिए। अब मेरे को एक बात बताओ, यदि मैं आपको एक बात पूछूं कि प्रतिदिन आप कितना खर्च करते हो, तो प्रतिदिन आप कितना खर्च करते हो, तो ये हम नहीं बता सकते कि प्रतिदिन हम कितना खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिदिन हम अलग अलग रुपए खर्च करते हैं, कभी 54, कभी 46, कभी 52, अलग अलग। लेकिन यदि आपको प्रतिदिन का खर्च निकालना हो तो यहाँ पर हम कोई फिक्स वैल्यू नहीं हो सकती, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? औसत वैल्यू लेते हैं। यानी यदि आपको अंदाज़ा लगाना हो आपके खर्चे का, आपके हिसाब का, तो आप क्या करोगे? एक औसत मान निकालोगे, वो यहाँ पर क्या होगी? प्रतिदिन की वैल्यू आपकी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि 54 रुपये है, 46 है, 52 है, 48 है, ये है, यानी लगभग आप दिन के 50 रुपये खर्च कर रहे हो। एक अंदाजे से हम माने तो आप लगभग दिन के कितने रुपये खर्च कर रहे हो? 50 रुपये खर्च कर रहे हो। तो आपका जो औसत मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 50 रुपये, एक अंदाजे से। ठीक है, तो औसत आप मान आपका कितना हो गया? 50 रुपये। वैसे अगर आपको औसत ज्ञात करना हो तो औसत या एवरेज, औसत या एवरेज, या इसको मध्यमान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्यमान भी कई लोग बोल देते हैं, या माध्य भी बोल देते हैं। ठीक है, ये इसके अलग अलग नाम है। अभी आप औसत याद रखना, माध्य भी इसको बोल सकते हैं। जब आगे पूरा हम ये वीडियो करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, तब इसमें आपकी बात एकदम क्लियर हो जाएगी। इसका एक सीधा सा सूत्र है, वही सूत्र आपके काम आएगा, वो सूत्र आपको याद रखना है। सीधा सा सूत्र है राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या।
राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, यानी जितनी भी राशियां आपको दे रखी हैं आप उन सभी राशियों का योग करो और जितनी भी आपको राशियां उनकी संख्या है उस संख्या से आप भाग लगा दो, तो आपके सामने जो वैल्यू आएगी, आपके सामने जो उत्तर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ये आपको एक सिंपल सा फिक्स फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे कई किताबों में राशियों की जगह आंकड़ों भी लिखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी राशि आपको दी हो। जैसे यहाँ पर रुपए की बात चल रही है तो रुपए का योग, रुपयों की संख्या, अगर आपको यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं तो नंबरों का योग, जो भी आपको राशि है, जो भी आपको आंकड़े, जो भी मान दिए हुए उन सबका आपको योग और संख्या करनी है। तो यहाँ पर अगर इस उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर राशियों का योग, अब इन सब राशियों को जोड़ लो तो राशियाँ कितनी है, जो प्रतिदिन का खर्चा था 54 + 46 + 52 + 48 + 49 और +51, ये खर्चा था, ठीक है। ये प्रत्येक खर्चा आपने लिख लिया। और बट्टे में बात करें राशियों की संख्या, तो राशियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, या यूँ देख लीजिए कि सोमवार से शनिवार 6 दिन हुए तो आप बट्टे में कितना लगाओगे, 6। अब आप इनको जोड़ो, तो जोड़ोगे तो देखो ध्यान से करना जोड़, क्योंकि गलती जोड़ने में घटाने में इन्हीं में होती है। 4 6 10 तो 12 और 8 20, 20 और 9 29 और 1 30 का 0, सलाई 3 3 और 5 8, 4 12, 5 17, 4 21, 4 25 और 5 30, ये आपके पास आ गया 300। और बट्टे में 6, 300 में 6 का भाग लगाओ, 6 पंजे 30, 0, यानी कि 50 रुपये आपका क्या आ गया, औसतन खर्चा। ये जो हमने निकाला था ये एक अंदाजे से निकाला था, लेकिन अंदाजे से सूत्र से बिल्कुल सही आया है। तो अंदाजा आपको नहीं लगाना, आपको हमेशा क्या निकालना है, इस तरह से सूत्र से निकालना है। यानी कि प्रतिदिन आप कितने रुपये खर्च करते हो, 50 रुपये। ये हम औसत वैल्यू क्यों निकालते हैं, ताकि आपको यदि पूरे साल भर का एक एवरेज खर्चा निकालना हो तो आप आराम से निकाल सकते हो कि अगले साल के लिए मुझे कितने रुपए रखने हैं, या कितना मैं खर्च करता हूँ, कितनी बचत है, इन सब की कैलकुलेशन के लिए निकालते हैं। तो 50 रुपये आपका खर्च है। अब यदि आपको पूरे साल भर का हिसाब निकालना हो तो आप लगा सकते हो कि अगले साल में कितना खर्च करूँगा, कितना रुपये मेरे पास होना चाहिए, ये सब चीज़। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये जो वैल्यू आई है 50, ये किसी भी दिन आपने 50 रुपये खर्च नहीं किए, आपने किसी भी दिन 50 रुपये खर्च नहीं किए, कभी ज़्यादा किए हैं कभी कम किए हैं। तो औसत का जो मान होता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का मान होता है, ये मोस्टली सत्य नहीं होता, यानी ये सत्य नहीं होता लेकिन सत्य के बिल्कुल करीब होता है। देखो सारी वैल्यू 50 के आसपास ही है ये। तो इस तरह से ये औसत निकालते हैं। आपको ये सूत्र याद रखना है, औसत राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, जितनी भी राशियाँ उनको जोड़ना है और बट्टे में आपको क्या करना है, ये निकालना है, ठीक है। यहाँ पर आप एक सूत्र और याद रखना, कई बार आता है, देखिए यहाँ पर औसत बराबर राशियों का योग इंटू राशियों की संख्या है। कई बार आपको राशियों का योग निकालने की जरूरत पड़ती है, क्या पड़ती है, राशियों का योग निकालने की जरूरत। तो आप उस कंडीशन में औसत की राशियों की संख्या से गुणा कर दो, यानी कि यदि आपको राशियों का योग निकालने की जरूरत है, एक मिनट मैं इस सूत्र को यहाँ लिख देता हूँ खुले में ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। यदि आपको राशियों का योग निकालना है, यानी कभी आपको योग निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो आप क्या करना, राशियों की जो संख्या है उसकी गुणा आप कर देना औसत से, राशियों की जो योग है उसकी गुणा आप औसत से करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, राशियों का योग आ जाएगा। तो ये राशियों का योग याद करने का सूत्र है, ये भी बहुत काम आता है। संख्या सवालों में कई बार योग निकाल के फिर आपको निकालना पड़ता है, तो ये भी बहुत काम आता है। तो ये हो गया हमारा औसत। तो औसत बिल्कुल इतना सही टॉपिक है। औसत एक केंद्रीय प्रवृत्ति का मान होता है जिसका सूत्र होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जो भी राशियाँ आपको दे रखी है सबका योग करके उसी संख्या से भाग लगा दो तो आपके सामने औसत वैल्यू आ जाती है। या कई बार औसत वैल्यू दी हुई होती है, आपको राशियों का योग निकालना होता है और उसके बाद राशियों का योग निकालने के लिए आप संख्या के औसत से गुणा कर दो तो आपके सामने राशियों का योग निकल आता है, ठीक है। तो ये था औसत। इसके बारे में जो सवाल है वो हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अनुपात। क्या है, अनुपात। देखिए अनुपात जो होता है, अनुपात शब्द का मतलब होता है रेशो। क्या होता है, रेशो। अब रेशो का मतलब क्या होता है, देखिए जब भी दो या दो से अधिक चीज़ मिलती है, जब भी दो या दो से अधिक चीज़ मिलती है, ठीक है, तो उनके मिलाने का जो हिस्सा होता है या जो भाग होता है उसी को हम अनुपात से दर्शाते हैं। उसी को हम क्या करते हैं, अनुपात से दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो दो व्यक्ति मिलकर व्यवसाय कर रहे हैं तो वो दोनों पैसा लगा रहे हैं तो वो अपना अपना हिस्सा लगाएंगे। इसी तरह से अगर मान लो दो बच्चों के नंबरों की तुलना करनी है तो उस तरह से हम ये लगाएंगे। तो अनुपात क्या होता है, अनुपात एक तरह से दो या दो से अधिक व्यक्ति जब कोई भी काम करते हैं या कुछ भी अपन आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में जो जो उसका हिस्सा होता है, भाग होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, अनुपात। अनुपात का एक शुद्ध नाम निष्पत्ति भी होता है। क्या होता है, निष्पत्ति। ये थोड़ी सी टिपिकल बात है जो आप बाद में समझेंगे। और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, निष्पत्ति को क्वोशिएंट भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, क्वोशंट भी बोलते हैं। और क्वोशंट जो होता है वो भागफल का ही दूसरा नाम है। वो किसका नाम है, भागफल का ही दूसरा नाम है। और यहाँ पर भी देखिए हमने परिभाषा में पढ़ा था कि जो हिस्सा होता है वो भाग होता है, तो ये भागफल से ही एक्चुअली निकला है अनुपात। तो अनुपात को हम कई बार भाग में भी शो करेंगे, ठीक है। अब अनुपात को दर्शाने के लिए क्या होता है, अनुपात को दर्शाने के लिए एक इस तरह का हम निशान काम में लेते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अनुपात को दर्शाने के लिए इस तरह का जो डबल बिंदु होता है इसे हम काम में लेते हैं और इसको हम देते हैं अनुपात का निशान, क्या बोलते हैं, अनुपात का चिन्ह या निशान। अब वैसे तो ये जो निशान होता है ये कॉलन का होता है, ठीक है, कॉलन या सेमीकोलन से बोलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे इसका नाम याद रखना है कि ये अनुपात का चिन्ह है, ठीक है। एक बात जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि दोनों की राशियाँ समान होनी चाहिए। जब भी आप अनुपात निकालो तो दोनों की जो राशियाँ हैं, या यूँ कहें कि राशियों का जो मात्रक है, राशियों का क्या है, मात्रक है, वो समान होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, समान या एक जैसा होना चाहिए। अगर एक जैसा नहीं होगा तो हम अनुपात नहीं निकाल पाएंगे। एक जैसा होना चाहिए, यानी दो अलग अलग चीज़ों में हम अनुपात नहीं निकाल सकते। अनुपात हमेशा एक जैसी समान चीज़ों में जिनका मात्रक सेम है उनका हम अनुपात निकाल सकते हैं। ये बात आप विशेष तौर पे ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं अगले बात की तरफ। अब अनुपात कैसे निकालते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे एक व्यक्ति है ए, इसने 15 रुपये लगाए, कितने रुपये लगाए, 15 रुपये। और एक व्यक्ति है बी, इसने 20 रुपये लगाए, क्या लगाए, 20 रुपये। इन्होंने कोई मिलकर छोटा सा काम चालू किया। ए व्यक्ति ने 15 रुपये लगाए और बी व्यक्ति ने 20 रुपये लगाए। तो आपको ए और बी का अनुपात निकालना है, क्या निकालना है, अनुपात। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी, यानी ए अनुपात बी, ए और बी का अनुपात निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए 15 रुपये, यहाँ पर 20 रुपये, तो दोनों रुपये में है, सेम है, तो हम इनका अनुपात निकाल सकते हैं। तो ए की जगह हम क्या करेंगे, 15 अनुपात बी की जगह हम रख देंगे 20, ठीक है। अब एक बात मैंने आपको बताई थी कि अनुपात जो होता है वो एक तरह से भाग का ही दूसरा रूप है। तो यहाँ पर आप इन दोनों संख्याओं में यदि किसी कॉमन संख्या का भाग जाता है तो आप उसको काट भी सकते हो। जैसे ये भी 5 से भाजित है, ये भी 5 से भाजित है, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, 5 से काट सकते हो, 5 3 15, 5 चौक 20, तो ये क्या आ गया, 3:4। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा वो आपके सामने आ जाएगा 3:4, ठीक है। तो ये होता है अनुपात, ये होता है हमारे सामने अनुपात। एक और एग्जाम्पल मैं देखता हूँ। देखिए वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब देख लेंगे, लेकिन मेन जो एग्जाम्पल हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सपोज करो राम और श्याम है, तो राम ने अपने दूध मिलाया, या राम ने कोई दूध लाया, राम लाया 15 लीटर दूध, कितना, 15 लीटर दूध। और श्याम भी दूध लाया, श्याम ने भी अपना दूध किसी काम में मिलाया, तो श्याम ने मिलाया सपोज करो 30 लीटर दूध, कितना, 30 लीटर दूध, ठीक है। अब आपको राम और श्याम के दूध का अनुपात निकालना है, तो वही तरीका, राम अनुपात श्याम। आप यहाँ पे राम अनुपात श्याम लिख सकते हो, या राम का दूध अनुपात श्याम का दूध, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अब राम का दूध, राम ने कितने लीटर दूध मिलाया, 15, तो यहाँ पर आप लिख दो 15, अनुपात श्याम ने कितने लीटर दूध मिलाया, 30 लीटर, तो यहाँ पे आप लिख दो 30। बिल्कुल वही, दोनों लीटर में है, ये भी लीटर में है, ये भी लीटर में है, तो आप दोनों का बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो। ये 15 है, ये 30 है। अगर ये किसी कॉमन पार्टी से कटता है तो आप काट सकते हो आराम से, 5 से दिख रहा है, 5 कम 5, सॉरी 5 3 15, 5 6 30, 3:6। और 3 और 6 भी कटता है, तो 3 कम 3 और 3 दूनी 6, 1:2। तो ये आपके सामने कितना आ गया, 1:2। तो ये आपके सामने आ जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब 15 और 30 था तो 15 के पाड़े से भी काट सकते थे, 15 कम 15, 15 दूनी 30, तो यही आता। तो ये आपके सामने हो गया अनुपात। तो ये होता है अनुपात, ठीक है। अब फटाफट से बात कर लेते हैं समानुपात की भी। बहुत ही आसान से टॉपिक है, बस थोड़ा सा क्या है कि लेंदी होता है ये। अब बात कर लेते हैं समानुपात की। देखिए समानुपात जो होता है वो अनुपात का ही दूसरा रूप है, ठीक है। यानी मैं कहूँ कि एक मैंने कोई अनुपात लिया ए अनुपात बी, ए और बी कोई संख्या है, ठीक है। और मैंने एक कोई दूसरा अनुपात लिया सी अनुपात डी, ये एक अनुपात है ए अनुपात बी, और एक मैंने कोई दूसरा अनुपात लिया सी अनुपात डी। अगर ये दोनों अनुपात एक जैसे हैं, इन दोनों अनुपात में समानता है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों अनुपात क्या हैं, समानुपात है। ये दोनों अनुपात को हम क्या कहेंगे, समानुपात। समानुपात शब्द को आप अलग अलग करके लिखो तो यहाँ पे आता है सम अनुपात, और सम का मतलब होता है बराबर,
ठीक है। यानी कि जब कोई भी दो अनुपात अलग अलग हों और उनके जो वैल्यू है, उनके जो मान है, उनका जो अनुपातिक मान है वो हमेशा क्या हो, बराबर, तो उनको हम बोलते हैं कि वो दोनों किस में है, समानुपात में। किसमें बोलते हैं, समानुपात में। ठीक है। अब समानुपात में जब हम बोलते हैं तो समानुपात के लिए हम इस तरह का निशान लगाते हैं, इस तरह का निशान हम लगाते हैं समानुपात के लिए। ठीक है, ये जो निशान होता है वो समानुपात का होता है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये जो निशान है ये दो अनुपात के निशान से ही मिलकर बना हुआ है। ये किससे मिलकर बना हुआ है, दो अनुपात के निशान से मिलकर ही बना हुआ है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं समानुपात। अब ए अनुपात बी और सी अनुपात डी दोनों बराबर हैं, दोनों समानुपात में है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ऐसे हम लिखेंगे इसको। ठीक है, ध्यान से समझना, ए अनुपात बी एक अनुपात था, सी अनुपात डी दूसरा अनुपात है, और बीच में समानुपात का निशान है, यानी ये दोनों क्या हैं, ये दोनों अनुपात समानुपात में है, इस तरह से। तो ये आपके सामने क्या आ जाएगा, एक समानुपात आ गया। ठीक है, समानुपात में चार पद होंगे। पहला जो पद है वो कहलाएगा प्रथम पद, दूसरा कहलाएगा प्रथम पद, या इसको प्रथम पद की जगह हम प्रथमानुपाती बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रथमानुपाती। दूसरा जो है इसे हम बोल सकते हैं द्वितीयानुपाती, और जो तीसरा है इसे हम बोल सकते हैं तृतीयानुपाती, और जो चौथा है इसे हम बोलते हैं चतुर्थानुपाती। क्या बोलते हैं, चतुर्थानुपाती। ठीक है, इस तरह से चार होते हैं, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। और इनके अंदर एक सूत्र भी होता है। क्या होता है, इनके अंदर एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, ये एक ही सूत्र है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यहाँ पर हमेशा क्या होती है, बाह्य पदों की गुणा बाह्य पदों की गुणा बराबर मध्य पदों की गुणा। यानी कि जब दो अनुपात समानुपात में हो तो हमेशा जो उनके बाहरी पदों की गुणा होती है वो मध्य पदों के गुणा के बराबर होती है। कैसे, यहाँ पर बाहरी पद क्या है, पहला और चौथा, प्रथमानुपाती और चतुर्थानुपाती, तो इन दोनों की गुणा यानी कि a इंटू डी हमेशा बराबर होगी बीच वाले दोनों की गुणा के b इंटू सी के। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो ये समानुपात का विशेष सूत्र है। बस समानुपात इतना ही है। तो आपको ये है समानुपात, और जो पहले हमने देखा ये था औसत। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने देखा औसत क्या होता है, कैसे निकलता है, एक एग्जाम्पल भी हमने देखा, और उसके बाद देखा हमने अनुपात। दो अलग अलग हिस्से होते हैं, उनको अनुपात से दर्शाते हैं। अनुपात निकालने के लिए दोनों वस्तुएं सेम होनी चाहिए, दोनों को रखो और जितना ईजी हो सकता है काट के उसको उतना ईजी कर दो। और जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो उसे हम बोलते हैं समानुपात। और समानुपात में ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। अनुपात का निशान होता है सिंगल दो डॉट, और समानुपात में दो अनुपात का निशान लगा दो तो वो होता है समानुपात का निशान। और जब समानुपात होते हैं तो इसमें चार पद होंगे, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। और इसमें हमेशा ये सूत्र काम करता है, बाहरी पदों की गुणा बराबर मध्य पदों की गुणा, यानी a इंटू डी बराबर b इंटू सी। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।